और खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि एबीपी न्यूज पर आपके विश्वास की एक बार फिर जीत हुई है। इंडियन टेलीविजन अकेडमी यानी कि आईटी अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम है। मुंबई में आईटी अवार्ड समारोह इस वक्त चल रहा है, जिसमें अब तक एबीपी न्यूज को कई अवार्ड मिल चुके हैं। जहां रूबिका लियाकत को योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के लिए बेस्ट चैट शो कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इस समारोह में जैसे ही आगे अवार्ड्स मिलेंगे उसकी जानकारी भी हम आगे आपको देंगे। Talk show with CM Yogi Adityanath by ABP News and Young Genius S2 Fazila and Kamna on News 18. Congratulations. Thank you, ITA. On behalf of Fazila Kamna, they couldn't be here. Talk show with CM Yogi Adityanath by ABP News. Congratulations. रूबिका लियाकत को योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के लिए बेस्ट चैट शो कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इस समारोह में आगे अवार्ड्स जिस तरीके से मिलेंगे वो तस्वीरें भी एबीपी न्यूज पर आगे आपको हम दिखाते रहेंगे। तो आईटी अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम और उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इन पर नजर हमारी रहेगी। तो एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एबीपी न्यूज पर आपके विश्वास की एक बार फिर जीत हुई है। इंडियन टेलीविजन अकेडमी यानी कि आईटी अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम मची है। मुंबई में आईटी अवार्ड समारोह इस वक्त जारी है, जिसमें अब तक एबीपी न्यूज को कई अवार्ड मिल चुके हैं। एबीपी न्यूज के घंटी बजाओ शो के लिए बेस्ट न्यूज करंट अफेयर शो का अवार्ड उस शो को मिला है, जिसे घंटी बजाओ शो के एंकर अखिलेश आनंद ने ग्रहण किया। रूबिका लियाकत को योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के लिए बेस्ट चैट शो कैटेगरी में अवार्ड मिला है। समारोह में जैसे ही आगे अवार्ड्स मिलेंगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एबीपी न्यूज की धूम किस तरीके से आईटी अवार्ड्स शो में इस समारोह में इस वक्त देखने को मिल रही है। कई अवार्ड एबीपी न्यूज के नाम हो चुके हैं, जिसमें रूबिका लियाकत को बेस्ट चैट शो का अवार्ड मिल चुका है और साथ ही घंटी बजाओ शो के लिए बेस्ट न्यूज करंट अफेयर शो की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। The winner is Ghanti Bajao Sineste Water Management, Akhilesh Kumar, ABP News. सबसे पहले तो मेरा नाम अखिलेश आनंद है और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। छोटे में बड़ी बात वैसे है, जब आप घंटी बजाओ शो को कहीं सम्मानित करते हैं तो ये देश के हर आम आदमी का सम्मान होता है, क्योंकि टीवी न्यूज इंडस्ट्री का एकमात्र शो है घंटी बजाओ जो रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों पर सरकार और सिस्टम से सवाल पूछता है। बहुत अच्छा, थैंक यू एबीपी न्यूज ये मंच देने के लिए। थैंक यू अविनाश पांडे सर, थैंक यू खांडेकर सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कंग्रेचुलेशन सर। तो ये तस्वीरें आपने देखी, बेस्ट न्यूज करंट अफेयर शो का अवार्ड घंटी बजाओ शो के एंकर अखिलेश आनंद ने उसे रिसीव किया और इसके साथ ही रूबिका लियाकत को इससे पहले अवार्ड मिला और वो बेस्ट चैट शो कैटेगरी के लिए मिला है वो अवार्ड। और आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के लिए बेस्ट चैट शो कैटेगरी में अवार्ड। Talk show with CM Yogi Adityanath by ABP News. Congratulations.
Yogi Adityanath by ABP News. Congratulations. तो एबीपी न्यूज को 2 अवार्ड, ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, कई अवार्ड्स आज इस समारोह में मिले हैं, लेकिन ये बेहद खास हो जाते हैं। एबीपी न्यूज का घंटी बजाओ शो जो दर्शकों को लगातार पसंद आ रहा है, और इसी के साथ बेस्ट चैट शो का अवार्ड रूबिका लियाकत को योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के लिए मिला है। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, छोटे में बड़ी बात वैसे है, जब आप घंटी बजाओ शो को कहीं सम्मानित करते हैं तो ये देश के हर आम आदमी का सम्मान होता है, क्योंकि टीवी न्यूज इंडस्ट्री का एकमात्र शो है घंटी बजाओ जो रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों पर सरकार और सिस्टम से सवाल पूछता है। बहुत अच्छा, थैंक यू एबीपी न्यूज ये मंच देने के लिए। थैंक यू अविनाश पांडे। तो एबीपी न्यूज की धूम आईटी अवार्ड्स में, और आगे भी तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और इसके साथ ही आज से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का राज भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू की शपथ के साथ राज्य में एक नया अध्याय भी शुरू हुआ है। आप भी देखिए कि कैसे एक बस ड्राइवर का बेटा राज्य के इस सबसे बड़े पद तक पहुंच गया। हमारी इस खास रिपोर्ट में सुक्खू के संघर्ष की अनसुनी दास्तां दर्ज है। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय भी जुड़ गया। दरअसल बेहद साधारण परिवार से आने वाले और बस ड्राइवर के बेटे सुक्खू का मुख्यमंत्री बनना देश में मजबूत होते लोकतंत्र की एक नई मिसाल है। मैं आप राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जब हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे तो इस मौके पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगने के बाद शनिवार शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था, और इसी के साथ सुक्खू के लिए सत्ता के सिंहासन का वो दरवाजा खुल गया जिसका इंतजार राजनीति का हर धुरंधर करता है। दरअसल मुख्यमंत्री पद पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री भी दावा ठोक रहे थे, लेकिन सुक्खू के हाथ बाजी लगने की बड़ी वजह लोगों के बीच उनकी जमीन पर मजबूत पकड़ मानी जा रही है। दिल्ली से आई पर्यवेक्षकों की टीम ने जब भी कांग्रेस के विधायकों से सीएम उम्मीदवार को लेकर सहमति पूछी तो ज्यादातर का झुकाव सुखविंदर की तरफ था। श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज वीरभद्र सिंह के विरोध की राजनीति करते रहे हैं। सुक्खू राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं और इससे पहले हिमाचल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे यशवंत सिंह परमार, ठाकुर रामलाल और वीरभद्र सिंह भी ठाकुर जाति से ही आते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की करीब 50% आबादी सवर्णों की है, जिनमें करीब 33% राजपूत समुदाय से हैं, 18% ब्राह्मण और 25% अनुसूचित जातियों से हैं। हिमाचल में जातियों के इसी चुनावी गणित का भी सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने में रोल रहा है, लेकिन जमीन से सत्ता के ऊंचे आसमान तक सुक्खू का ये सफर इतना भी आसान नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सेरा गांव से संबंध रखने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्म सन 1964 में हुआ। बेहद साधारण परिवार से आने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू के पिताजी हिमाचल परिवहन निगम में एक बस ड्राइवर हुआ करते थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में कहा जाता है कि उनका जीवन अभावों और संघर्षों के बीच गुजरा।
एक बस ड्राइवर के बेटे से राज्य के मुख्यमंत्री के सबसे बड़े ओहदे तक पहुंचने के इस सफर में उन्हें अपने परिवार का लगातार साथ मिला। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी मां को खास तौर पर राहुल गांधी से भी मिलवाया। दरअसल सुक्खू के बारे में कहा जाता है कि ये उनकी खासियत है, वो अपने परिवार ही नहीं बल्कि सबका ध्यान रखते हैं। यही वजह है कि वो हिमाचल प्रदेश में एक लोकप्रिय नेता हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू की मां एक गृहिणी हैं। अपने 4 भाई बहनों में सुक्खू दूसरे नंबर पर हैं। उनके बड़े भाई राजीव सेना से रिटायर हो चुके हैं और दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। सुक्खू के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां हैं जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही हैं। माता जी, बहुत बधाई आपको। आप बेटे ने भी बहुत बहुत बधाई बेटे, मेरे को तो है ही, सबको बधाई। क्या चाहेंगे आप अपने बेटे से? आपके बेटे मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनसे क्या चाहेंगे आप? क्या करना चाहिए उन्हें? अच्छे काम करना चाहिए, पब्लिक की सेवा करना चाहिए, हाँ, देश का नाम रोशन करना चाहिए हिमाचल का। उनकी दोनों बेटियां भी हैं। आप लोग अपना अपना नाम बताइए। और आपके पिता बने हैं मुख्यमंत्री, तो उनकी सरकार से आपको क्या उम्मीद है? जितने भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी जल्दी उन्हें पूरा करेंगे। देख रहा था मंच से आप लोग हाथ हिला रहे थे, तो सुक्खू तो सीरियस थे, वो मंजे हुए नेता हैं, लेकिन जो खुशी थी वो आप लोगों के सबके चेहरे पर क्लियर दिख रही थी। तो अब जरा खुशियों को शब्दों में बयान करिए। पिता बहुत खुश है, बहुत खुश है हम, और हम बहुत खुश है कि अपने हिमाचल के नदौन के लोगों ने बनाया है, इस मुकाम पे पहुंचाया। बहुत आभारी हम उनके, हमें बहुत खुश लग रहा है। बस अब ऐसे भी करते रहे, काम सारे होंगे, सारे जितनी भी पॉलिसी। पहला काम क्या चाहेंगे आप अपने पिता की सरकार में? पहला ऐलान जैसे सारे काम एक साथ होए, ओल्ड पेंशन स्कीम, सारे क्या बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, सब कुछ होए तो पूरा अच्छे से होगा, और सारी जितनी भी बोली है वो सब पूरे होंगी। हिमाचल प्रदेश के एक गांव से जिंदगी का सफर शुरू करने वाले सुक्खू बचपन से ही राजनीति में आने का सपना देखते थे और अपने इस सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए उन्होंने संघर्ष का एक लंबा सफर तय किया। सुक्खू जब 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे तभी से वो पैसे कमाने लगे थे। उन्होंने कभी दूध बेचा तो कभी चौकीदारी की नौकरी भी की। आप उनके परिवार की जुबानी ही उनके संघर्ष की ये कहानी भी सुन लीजिए। कल जब सुक्खू जी का अनाउंसमेंट हुआ तो वर्कर कह रहे थे, कांग्रेस के आपके सपोर्टर्स कह रहे थे कि एक दूध वाले का बेटा मुख्यमंत्री बना है। तो जरा हम जानना चाहते हैं कि आपके परिवार की क्या पृष्ठभूमि रही? नहीं, फादर हमारे, हम क्या हुआ 71 में आए ना, जब हिमाचल का गठन हुआ, उससे पहले पंजाब में थे। जब एकीकृत पंजाब था ना, हरियाणा पंजाब, या 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तो चंडीगढ़ हमारे फादर की ट्रांसफर हुई मिनिस्ट्री गार्ड सेक्शन में। आपने सुना होगा दरबारा सिंह का नाम मुख्यमंत्री, उनके साथ रहे। और MS रंधावा का नाम सुना होगा, जिन्होंने रोज गार्डन बनाया चंडीगढ़ में, उनके साथ भी रहे। उनसे बहुत प्यार था। आपके पिता ड्राइवर थे? हाँ जी। और आज पूरे राज्य की कमान उनके बेटे के हाथ में है। वे तो आम आदमी के हाथ में है, बेटे के हाथ में नहीं है, पब्लिक के हाथ में। उनके बेटा नहीं, सभी बेटे भाई है। हिमाचली लोग है ना। दूध का क्या कनेक्शन है? ये जो वर्कर्स बोल रहे थे कि दूध वाले का बेटा बना, ये हम बेचा करते थे स्कूल टाइम में, जाना ना। हमें लालच था कि भी चल 10-20 रुपए बच जाएंगे। घर से लोड पिक्चरें, सिनेमा हॉल है, रिटी सिनेमा, इसमें पिक्चरें देखा करते थे। जब ये 10th में थे तब इन्होंने दूध बेचा था, दूध बेचते थे, फिर शाम को चौकीदारी भी करते, तब ये अपनी मेहनत से आगे चौकीदारी करते थे भी करते थे। और ये परिवार की स्थिति खराब थी, वैसे ही मेहनती थे कि करना है कुछ ना कुछ मुझे। तो पूरे राज्य की चौकीदारी उनको मिल गई। सारी चौकीदारी हुए, सबके करेंगे, अब तो सबकी वो करेंगे, सबका हिमाचल का भार। हमें तो प्राउड फील होता है कि हम एक आम फैमिली से उठ के कि हमारे भाई कहाँ पहुंचे, यहाँ अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के बलबूते पे। सुखविंदर सिंह सुक्खू की शुरुआती पढ़ाई शिमला में हुई और यहीं से उन्होंने आगे चलकर कानून की पढ़ाई भी की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने LLB की डिग्री हासिल की। हिमाचल की राजनीति में सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कॉलेज के दिनों में ही कर दी थी। छात्र राजनीति में सुक्खू की पैठ तब बनी जब उन्होंने शिमला के संजौली कॉलेज में स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। इसके बाद से ही आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने युवाओं के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे करके पूरे हिमाचल में वो एक तेज तर्रार युवा नेता के तौर पर उभरने लगे।
साल 1988 में सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। आगे चलकर उन्हें यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी मिली। हिमाचल की राजनीति में यह वो दौर था जब कांग्रेस के वीरभद्र सिंह, सुखराम और बीजेपी के शांता कुमार जैसे नेताओं का बोलबाला हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सक्रिय राजनीति में कदम पहली बार बतौर पार्षद रखा था। वो पहली बार छोटा शिमला से एक पार्षद चुनकर के आए थे। साल 2002 में उन्होंने अपने करियर का पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2013 से लेकर के 2019 तक वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ उनका लगातार टकराव भी चलता रहा। कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले सुखविंदर सुक्खू साल 1998 से 2008 तक लगातार 10 साल तक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अपने राजनीतिक करियर के दौरान वो 2 बार शिमला नगर निगम के पार्षद भी चुने गए और साल 2003 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा पहुंचे। सुखविंदर सिंह सुक्खू साल 2007 और 17 के चुनाव में भी विधायक चुने गए, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। सुक्खू इस बार नादौन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। खास बात यह है कि वो कभी भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री नहीं रहे। हालांकि साल 2013 में उन्हें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जरूर बनाया गया था। इस दौरान वो अपनी सरकार और कांग्रेस के 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से अलग अलग मुद्दों पर कई बार सीधे टकराते हुए भी दिखे। करीब 6 साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बाद 2017-18 के चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद वो अध्यक्ष पद से हट गए थे। मुझे NSUI का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया। और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। साल 2019 में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू की किस्मत का सितारा तब चमका जब उन्हें राज्य में कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को टिकट देने वाली कमेटी का सदस्य बनाकर भी एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई। जाहिर है हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजों में सुक्खू के योगदान को कांग्रेस आलाकमान के लिए भी नजरअंदाज करना आसान नहीं था और यही वजह है कि पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने देर नहीं लगाई और जमीनी राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी। तो हिमाचल में बीजेपी का किला ढह गया, लेकिन गुजरात में लगातार 7वीं बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कल अहमदाबाद में भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटेल के साथ और कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे, किन विधायकों को गुजरात राजभवन से मंत्री बनने का संदेश मिल चुका है, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार पहली बार चुनकर आए विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। एबीपी न्यूज के पास गुजरात के उन संभावित मंत्रियों की लिस्ट है जो कल शपथ ले सकते हैं। एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात में सत्ता के सिंहासन पर लगातार 7वीं बार बीजेपी विराजमान होने की तैयारी में है। कल दोपहर 2 बजे अहमदाबाद के हेलीपैड ग्राउंड में नई सरकार शपथ लेगी। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार राज्य की बागडोर संभालेंगे। वो राज्य के 18वें मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और उनके साथ कुछ नए मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात के संभावित मंत्रियों की लिस्ट एबीपी न्यूज के पास है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में वो विधायक भी शामिल हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में कुल 27 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में फिलहाल 15 से 18 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जा सकती है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल की पहली सरकार में युवा और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे हर्ष सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। बनासकांठा जिले की थराड़ सीट से विधायक चुने गए शंकर चौधरी भी मंत्री पद की रेस में हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री निमिषा सुथार, मनीषा वकील, जगदीश पंचाल, जय रदादिया, राघव पटेल, पूर्व वित्त मंत्री कानूभाई देसाई, नरेश पटेल, गणपत वासव, कुंवरजी बाबलिया, पुरुषोत्तम सोलंकी जैसे भूपेंद्र सरकार के पूर्व मंत्रियों को इस बार भी मौका मिल सकता है। इनके अलावा
पहली बार विधायक चुने गए कीर्ति पटेल, अनिरुद्ध दवे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जामनगर की विधायक रिवाबा जाडेजा, अमरेली के हीरा सोलंकी, कौशिक वेकारिया और गांधीनगर से जीतकर विधायक बने अल्पेश ठाकुर भी मंत्री बन सकते हैं। दलित धर्मगुरु महंत शंभू प्रसाद टुंडिया भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सांबरकांठा के पूर्व मंत्री रमन वोहरा को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा है। अरे भाई मुझे कैसे मालूम होगा, वो तो पार्टी तय करेगी ना। मैं तो एक छोटे से सिपाही की भूमिका पहले से निभाता आ रहा हूँ। पार्टी जो भी जिम्मेवारी हमको देगी उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक में पार्टी का जो भी फैसला होगा उसको 157 विधायक स्वीकार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में मंत्री पद के उम्मीदवारों को चुनने के लिए बीजेपी में गहन विचार विमर्श किया गया है। मंत्रियों के चुनाव में जाति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। खबरों के मुताबिक सभी संभावित मंत्रियों को राजभवन से सूचना दे दी गई है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अहमदाबाद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी ने गुजरात की 182 में से रिकॉर्ड 156 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। कांग्रेस को 17 और आप को 5 सीटों पर जीत मिली है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया सीट पर 1,92,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। पिछले साल सितंबर में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद पटेल ने राज्य की कमान संभाली थी। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जिन बड़े नेताओं की जीत का दावा कर रहे थे वो जीते नहीं, और जो 5 नेता चुनाव जीतकर विधायक बने वो भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र उर्फ भूपत भयाणी ने साफ तौर पर बीजेपी में जाने की मंशा जाहिर कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के बाकी 4 विधायकों पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। ये नरेंद्र मोदी और गुजरात की जनता की जीत है। बीजेपी की आंधी में अरविंद केजरीवाल के सारे दावे ध्वस्त हो गए। केजरीवाल ने पार्टी के जिन नेताओं पर दांव लगाया था वो सब के सब फेल हो गए, और इन सब के बीच पार्टी के जो 5 सूरमा चुनाव जीतकर विधायक बने, खबर है कि वो भी अब पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। शुरुआत हुई है भूपेंद्र उर्फ भूपत भयाणी से। जूनागढ़ की विसावदर सीट से विधायक चुने गए भयाणी ने एबीपी न्यूज से साफ कहा कि वो आम आदमी को छोड़ने का मन बना चुके हैं। वो बीजेपी सरकार से जुड़ना चाहते हैं। गुजरात की जनता ने जो जनादेश भाजपा को दिया है वो जनादेश का मैं सम्मान करता हूँ। 2002 से जब वो मुख्यमंत्री बने थे हमारे गुजरात के, और 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसी कार्यकाल में मैं भी पैदा हुआ हूँ भाजपा में। भूपेंद्र भयाणी जिस विसावदर सीट से विधायक चुने गए हैं वो लेउवा पटेलों का गढ़ माना जाता है। भूपेंद्र भयाणी भी लेउवा पटेल समाज से आते हैं। विसावदर सीट से गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल भी विधायक रह चुके हैं। भूपेंद्र भयाणी ने इस सीट से बीजेपी के हर्षद रिबाड़िया को हराया है। खास बात यह है कि भूपेंद्र आरएसएस में रह चुके हैं और 5 साल तक बीजेपी के नेता रहे। यही नहीं, वो बूथ और पंचायत लेवल पर बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं। भूपेंद्र बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर आप में शामिल हुए थे, और अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी की तरफ रुख किया है। मतलब भूपेंद्र भयाणी का बीजेपी से पुराना नाता है। शुरू से ही जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था तब से लेके आज तक उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। आप उनसे प्रभावित हैं? हाँ, बिल्कुल प्रभावित हूँ। ये भी एक वजह है सरकार के साथ जुड़ने की कि आप विजय रूपाणी से प्रभावित हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विजय रूपाणी भी एक वजह है। जी जी। भूपेंद्र भयाणी के बीजेपी में जाने की खबर से आम आदमी पार्टी भले हैरान परेशान हो, लेकिन आपके चैनल एबीपी न्यूज ने नतीजों के अगले ही दिन ये खबर दे दी थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक पाला बदल सकते हैं। 9 दिसंबर की खबर को दिखाई गई खबर का असर अब दिख रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के जो 5 विधायक चुने गए हैं
उनमें भूपेंद्र भाई भायाणी के अलावा गरियाधार से चुने गए सुधीर वाघाणी, बोटाड से उमेश मकवाणा, डोडियापाड़ा से चैतर भाई वसावा और जमजोधपुर के विधायक हेमंत भाई अहीर हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में कहा था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए दरवाजे खुले हैं। किसी के लिए दरवाजा बंद ये तो नहीं हो सकता है। अच्छे काम करने के लिए जिनकी सोच है तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला ही है। अच्छे लोग अगर कांग्रेस के हों, अगर आम आदमी पार्टी के हों तो भी उनका स्वागत है। तो वो तो किया ही है, हमने काफी लोगों को किया है, सभी स्टेट में किया है। और हम चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक इतनी जल्दी बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक देंगे, इसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। फिलहाल तो भूपेंद्र भायाणी ने ही बीजेपी में जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। सवाल है कि आम आदमी पार्टी के बाकी 4 विधायक कब बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। सवाल दल बदल कानून को लेकर भी है। अगर आपके 5 विधायकों ने बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया तो उन्हें रोकना केजरीवाल के लिए मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 12.9% वोट हासिल किए हैं। इस नतीजे के बाद ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। जानकार बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के 5 विधायक बीजेपी में चले भी जाते हैं तो इससे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के दिन, जिस दिन वोट पोल हुए, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उस दिन तक तो वो छोड़ के नहीं गए हैं। तो आज के बेसिस पर जो वोट पोल्ड हुए उसके बेसिस पर ये डिक्लेयर होंगे, और एक बार जब ये डिक्लेयर हो जाएंगे तब फिर वो इंडिविजुअल कैंडिडेट इस पार्टी में रहता है या कहाँ जाता है, तो अगर कहीं जाएगा तो ही विल फेस द डिफेक्शन एज पर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वोट्स तो पोल होते हैं पॉलिटिकल पार्टी को ना, तो वोट तो नहीं जाएंगे ना, वो कैंडिडेट कहीं चला जाएगा। गुजरात में बीजेपी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस जीत के बाद कांग्रेस के 17 विधायक भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के 5 विधायक के साथ अगर कांग्रेस के विधायकों ने भी बीजेपी की तरफ रुख किया तो गुजरात में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बन सकता है। सवाल है कि क्या गुजरात विपक्ष मुक्त बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत में राजनीति की बात जब भी होती है आचार्य चाणक्य का नाम जरूर सामने आता है और चाणक्य नीति ये कहती है कि जिससे आपको खतरा हो उसकी जड़ों में मट्ठा डाल देना चाहिए। बीजेपी इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के अभी एक विधायक ने अपनी बीजेपी के प्रति अपने झुकाव का सार्वजनिक इजहार किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। कैमरा वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में टीपू सुल्तान की 100 फीट मूर्ति बनाने के ऐलान पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने थी और इससे पहले कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती के आयोजन से लेकर पोस्टर फाड़ने तक को लेकर विवाद हो चुका है और अब इसी कड़ी में एक नई कहानी सामने आई है और इस बार विवाद कर्नाटक के मंदिरों में होने वाली आरती के नाम को लेकर है। दरअसल टीपू सुल्तान के समय मंदिरों में सलाम आरती की परंपरा शुरू हुई थी। अब ये कहा जा रहा है कि भगवान की आरती में सलाम का क्या काम, क्या है आखिर ये पूरा माजरा, ये रिपोर्ट देखिए आप। कर्नाटक के प्राचीन मंदिरों की तरह आरती की परंपरा भी सदियों पुरानी है। हिंदू रीति रिवाज से होने वाली ऐसी भव्य आरती कर्नाटक के कई मंदिरों में होती आई है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के समय मंदिरों में होने वाली इस आरती को सलाम आरती नाम दिया गया था, लेकिन कर्नाटक में हिंदू मंदिरों की देखरेख करने वाले स्टेट अथॉरिटी मुजरई ने सलाम आरती के नाम को बदलने का फैसला किया है। मतलब मंदिरों में होने वाली सलाम आरती, सलाम मंगल आरती, देवती के सलाम जैसे रिवाजों के नाम अब बदल दिए जाएंगे। कर्नाटका में हिंदू संगठनों ने मंदिरों में टीपू सुल्तान के नाम पर होने वाले अनुष्ठानों को रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें सलाम आरती भी शामिल है और इसके लिए कर्नाटका स्टेट अथॉरिटी के मुजराई ने
6 महीने पुराने प्रस्ताव को अब आखिरकार मंजूरी दे दी है। फैसले के मुताबिक सलाम आरती की जगह आरती नमस्कार या संध्या आरती कहा जाएगा। द्वितीय सलाम का नाम अब द्वितीय नमस्कार होगा। इसी तरह सलाम मंगल आरती का नाम बदलकर मंगल आरती नमस्कार किया जाएगा। सलाम आरती के नाम को बदलने के लिए कर्नाटक सरकार एक आधिकारिक आदेश जारी करेगी और इसके बाद न सिर्फ मेलकोट में कर्नाटक के सभी मंदिरों में आरती का नाम बदल दिया जाएगा। आखिर टीपू सुल्तान के समय सलाम आरती की शुरुआत कैसे हुई? इसकी कहानी मेलकोट के ऐतिहासिक मंदिर चालू नारायण स्वामी से जुड़ी हुई है। उस वक्त हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के शासनकाल में शाम की आरती सलाम आरती के नाम से हुआ करती थी और कई लंबे समय से इस फारसी नाम को बदलने के लिए हिंदू संगठन लगातार डिमांड करते रहे हैं। कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठनी हुई है। इससे पहले टीपू सुल्तान की मूर्ति बनवाने को लेकर टकराव हो चुका है। हिंदू संगठन और कर्नाटक के कई बीजेपी नेता टीपू सुल्तान को क्रूर हत्यारे के तौर पर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग टीपू सुल्तान को धर्मनिरपेक्ष और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बहादुर शासक मानते हैं। जाहिर है मंदिरों में आरती के नाम पर बदले जाने के फैसले से टीपू सुल्तान के नाम पर एक बार फिर सियासत और जोर पकड़ने वाली है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।